इस चैप्टर का स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है मिस रुक्सु को, जो कि लिन से उस वक्त कह रही होती हैं कि जैसा कि सेकंड पार्टी हमसे कह रही है इस वक्त डिमांड के रूप में कि वैसे अब वो इस प्राइस को और भी ज़्यादा कम नहीं कर सकती और ये उनकी लास्ट प्राइस है जो कि उन्होंने हमारे लिए डिसाइड की है और वो अब इसके बाद बिल्कुल भी प्राइस को कम नहीं करने वाली। जिस पर हम देखते हैं लिन को गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए सीधा ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक रास्ता दे दिया था बचने का और मुझे पता था कि तुम बिल्कुल ही इस वक्त मानने वाले नहीं हो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि 138 कुछ ज़्यादा प्राइस है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही प्राइस है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे ज़्यादा हाई डिमांड कर हमसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? तुम क्या यहाँ पर लूटने के लिए भी पैसे चाहते हो? और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर तो मिस झाओ खड़ी हो जाती हैं और वो लिन से गुस्से में कहने लगती हैं कि लिन, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमारी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर तुम यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो और उस तरीके के दिखावा को करना बंद करो जैसे कि तुम यहाँ पर इस प्राइस को सच में कम करने वाले हो। और वैसे भी तुम्हें क्या पता है कि हमारे फार्मास्यूटिकल के अंदर प्रोडक्शन की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जिस पर हम देखते हैं कि लिन वहाँ से कहीं उठकर जाने लगता है। इसके बाद लिन वहाँ पर बोर्ड के पास जाता है और वहाँ पर कुछ लिखने लगता है। नहीं, कुछ नहीं लिखता, बहुत कुछ लिख देता है। इतना ज़्यादा लिख देता है कि बोर्ड पर लिखने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं बचती। और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए वह उन सभी के आगे सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने लगता है और वह उस दवाई के बारे में सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली जोड़ने के बाद कहता है कि इसका प्राइस तो कम से कम 6 युआन निकल कर आ रहा है। और अगर तुम्हें इस चीज़ पर यकीन ना हो तो चलो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर इस चीज़ को खरीदने के लिए चलते हैं। और वैसे भी इस चीज़ के अंदर आखिरकार गलत क्या है? तुम लोग हमारे देश के रॉकेट को जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हो उसी तरीके से तो उसी के साथ इसे भी ट्रांसपोर्ट किया ही जा सकता है। और वैसे भी इसके अंदर इतना भी एक्सपेंसिव क्या है? ये तो पूरी तरीके से नॉर्मल है। और हम देखते हैं कि चीज़ को सुनकर तो जीली भी काफी हैरान था और वो अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार इसे इस चीज़ के बारे में कैसे पता चल गया। और वैसे भी अगर इसे मानव संसाधन के हिसाब से मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसकी शिपिंग की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, कम से कम 9.9 युआन होगी। तो फिर इसमें इतना ज़्यादा झिझकने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर तुम इतने के लिए तैयार नहीं हो तो मुझे लगता है कि हम भी यह डील नहीं कर सकते। और वैसे भी यह सौदा पूरी तरीके से एक तरफा है, तो इसलिए अगर तुम्हें सिग्नेचर करना हो तो करो, नहीं तो हम यहाँ से सीधा ही जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिस बात को सुनकर तो मिर्जा को काफी तक गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि हे, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो और वैसे भी ये किस तरीके की बकवास है और तुम जो कीमत हमें दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही कम है। मिस रुक्सु, मुझे लगता है कि आप हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगी और यहाँ पर रुककर हमसे थोड़ी देर और बात करेंगी। और वैसे भी हम भी इसी बारे में और भी ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ आया हुआ वह एडवाइजर जो कि इस वक्त आपके बगल में बैठा हुआ है वह बस एक नौसिखिया है और वह चीज़ों को यहाँ पर बिगाड़ रहा है और मुझे लगता है कि वो ट्रेड के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसे यहाँ से बाहर कर दीजिए। और हम देखते हैं कि लिन इस चीज़ को सुनकर एक कीवल हंसी हंसता है और उससे कहता है कि क्या कह रही हैं आप कि मैं बकवास कर रहा हूँ? लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर आए हुए सारे लोग बस इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और क्या आपको लगता है कि आपके अलावा यहाँ पर सब बेवकूफ़ हैं जो कि मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए होंगे? और वैसे भी ये हमारा मार्केट है तो यहाँ पर चीज़ें भी हमारे हिसाब से डिसाइड होगी। तो इस हिसाब से अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले सारी चीज़ों को पहले ही क्लियर करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि लिन की इन बातों की वजह से उन्हें भी लगने लगता है कि अब उनके हाथ से यह चीज़ बाहर निकलने वाली है। और हम देखते हैं कि जिसके बाद फैंग डोंग ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं मिस रिक्सू से हंसते हुए कि मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करेंगी। और वैसे भी आपका जो एडवाइजर है वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी होने के साथ साथ अभी भी चीज़ों को समझने में इतना ज़्यादा भी बेहतर नहीं है, इसीलिए वह कुछ भी यहाँ पर बकवास किए जा रहा है। और हम देखते हैं कि मिस रिक्सू उनके मुंह से इन शब्दों को सुनकर एक स्माइल करती हैं क्योंकि उन्हें भी लगने लगता है कि अब इस वक्त लिन सही है। और वह उन सभी को कहने लगती हैं लिन के बारे में कि आखिरकार तुम लोग इस बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? और वैसे भी वो जोंगहाई के सबसे अच्छे हार्ट के सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं और वैसे भी तुम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो? और अब जबकि उन्होंने सारी चीज़ों को वैसे ही क्लियर कर दिया है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब यहाँ पर यह चीज़ें और भी ज़्यादा शॉकिंग नहीं बन चुकी हैं? और हम देखते हैं कि लिन की रियल आइडेंटिटी को जानकर तो वहाँ पर खड़े हुए चारों के चारों पर्सन ही हैरान होते हैं। हाँ, शायद इनमें से 2 पर्सन बैठे भी हुए हैं। और हम देखते हैं कि मिर्जाओ फिर से इसके बीच में इंटरप्ट करती हैं और वह कहती हैं मिस रिक्सू से कि वैसे भले ही वह क्यों ना एक कार्डियक स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर तो फार्मास्यूटिकल भी आती है और मुझे नहीं लगता कि एक कार्डियक स्पेशलिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें भी किसी काम की होगी या फिर वो इस बारे में भी कुछ ज़्यादा ही समझते होंगे। जिस पर हमें दिखाया जाता है कि मिस रिक्सू वहाँ पर रखी हुई सारी फाइल को समेटती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं और जाते हुए कहती हैं कि वैसे इस बारे में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी हमारी फाइनल डील डन हो चुकी है और हमने पहले ही कॉस्ट को डिसाइड कर लिया है जो कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 9.9 युआन होने वाली है। तो अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर तुम लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो मुझे लगता है कि हम इस मीटिंग को इसी वक्त डिसमिस करते हैं और हम नेक्स्ट मीटिंग और किसी दिन इस चीज़ के लिए डिसाइड करेंगे। और हम देखते हैं इस पर घबराए हुए मिस झाओ के चेहरे को, जहाँ पर वो मिस रिक्सू को रोकते हुए कहती हैं कि मिस, क्या अभी भी आपको इस बारे में यही लगता है? और वैसे भी आप इस हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी आपके एचआर के पास कोई भी दवाई नहीं पहुंची है और वैसे भी यहाँ पर डील इतने अच्छे से डन नहीं हो सकती क्योंकि ये दाम बहुत ज़्यादा ही कम है। और वैसे भी क्या आप इसे इस तरीके से ख़त्म करना चाहेंगी? इस पर मिस रिक्सू कहती हैं कि ये सब तो बस एकदम नेचुरली है और तुम ऐसे ही खुद से प्राइस को नहीं सेट कर सकती।
और वैसे भी मेरे साथ अगर मेरा एडवाइजर ना होता ना तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम लोग ने दवाई के प्राइस को कितना ज़्यादा ही डबल कर दिया है। और सच में तुम लोगों ने तो लूटने की भी हद पार कर दी थी यहाँ पर। जिस पर हम देखते हैं कि लिन कहता है कि वैसे आपको भी पता होगा कि हमारी कंट्री है और हमारे जोंघाई के अंदर कितने सारे मरीज हैं, और अगर पेशेंट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो आपको प्राइस बताया है उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट हो सकता है। और वैसे भी अगर आप हमारी मार्केट के अंदर एंटर करती हैं तो इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आपका इसमें भी फायदा ही है। और वैसे भी यह प्राइस बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। इस पर मिर्जाओ कहते हैं कि नहीं, मुझे माफ़ करना, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। इस पर लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि अब तुमको हमारे मार्केट से और हमारी कंट्री से दोनों जगह से दूर हो जाना चाहिए फिर तो। और हम देखते हैं कि मिर्जाओ चीज़ से घबरा जाती हैं और वह पीछे मुड़ते हुए कहती हैं मिस रिक्सू से कि मुझे पता है कि आप हमें अपने साथ एक और अपॉइंटमेंट का मौका देंगे जिससे हम अपने रेवेन्यू के बारे में और अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। जिस पर हम मिस रिक्सू के फेस को तो देखकर बता ही सकते हैं कि वह भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती तैयार हो जाती हैं और कहती हैं तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि अब से हमारी फाइनल कन्वर्सेशन अब से 3 दिन बाद होगी। और हम देखते हैं कि मिर्जाओ भी इस चीज़ से काफ़ी गुस्से में होती हैं, लेकिन उनके पास भी इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं होता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद मिस रिक्सू लिन से पूछती हैं कि 6 युआन क्या सच में इसकी कॉस्ट इतनी ही है। इस पर लिन कहता है कि हाँ वैसे इतनी ही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, मार्केट के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं और वैसे ही मुझे नहीं लगता कि यह इतना जल्दी भी 30 युआन से और ज़्यादा जा पाएगा। इस पर मिस रिक्सू काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाती हैं और वह कहती है लिन से कि अगर वो लोग 3 दिन बाद भी इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हुए तो फिर। इस पर लिन कहता है कि वो मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और वह अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अब इन हब्स के बारे में जानना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सिस्टम के अंदर जाकर इनर क्लासिक फार्मास्यूटिकल के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। जिसके बाद लिन हंसते हुए मिस रिक्सू से कहता है कि आप बिल्कुल भी दोबारा टेंशन मत लीजिए, मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं कि लिन की इन बातों को सुनकर मिस रिक्सू रिलैक्स हो जाती है और वो लिन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जोक पसंद आया, और वैसे मुझे पता है कि तुम इसके अंदर कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तुम्हारा ये जोक इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लगा। लेकिन बाय द वे मुझे लगता है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर मिस्टर यांग को भी देखना है। और वैसे भी मैं अभी भी इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही क्यूरियस हूँ कि क्या अभी तक उन्हें होश आया या फिर अभी भी वो अपने पुराने स्टेज के अंदर ही हैं। जिसके बाद वह सीन वहीं पर ही कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर लिन जैसे उस जगह पर पहुंचता है वहाँ का गार्ड लिन को देखने के बाद कहता है कि मिस्टर लिन आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। और ऐसा कहने के साथ ही वह लिन को लेकर अंदर की तरफ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन जैसे ही अंदर जाता है मिस्टर यांग बस लिन को ही देख रहे थे। या देखकर लिन कहता है कि मिस्टर यांग क्या आप मुझे ही देख रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि यंग मैन तुम इतना ज़्यादा घबराओ मत, और वैसे भी इसे आसान तरीके से लो और आप मेरे पास आकर बैठो। जिसके बाद लिन वहाँ से जाकर मिस्टर यांग के पास बैठता है और उनसे पूछता है कि मिस्टर यांग आखिरकार आपको मुझसे क्या काम पड़ गया है। इस पर मिस्टर यांग लिन से पूछते हैं कि वैसे यंग मैन मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानना चाहता, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, या फिर तुम अपनी इस डॉक्टर की जॉब को ही अपना लॉन्ग टाइम करियर बनाकर इस हॉस्पिटल के अंदर ही सारा टाइम बिताना चाहते हो। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ करने का इरादा हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर सकता हूँ, तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है। पर लिन घबरा जाता है और वो कहता है मिस्टर यांग से कि नहीं नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं, और वैसे भी मैं इस तरीके का पर्सन हूँ कि मैं एक जॉब पर ठीक तरीके से नहीं रह सकता, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहने वाला, तो यह पोस्ट कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आप जो करना चाहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन थे तो कुछ ज़्यादा ही। इस पर मिस्टर यांग हंसते हुए कहते हैं कि तुम यंग मैन इस तरीके से पेटेंट करना बंद करो कि जैसे कि तुम एक स्माइल कर रहे हो, और वैसे भी तुम जोंगाई के अंदर क्या करना चाहते हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ ना कि तुमसे इस बारे में। और वैसे भी अब जबकि तुम अपना फ्यूचर खुद नहीं डिसाइड कर सकते तो शायद तुम्हारी फैमिली इस चीज़ के लिए बेहतर रहेगी। जिस पर लिन कहता है कि ओ मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, और वैसे भी इस चीज़ को जानकर आपको बस निराशा ही होने वाली है कि दरअसल यह चीज़ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी कोई फैमिली है भी या नहीं, और वैसे भी मैं तो एक अनाथ हूँ क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है उसके बाद से ही मैं एक ऑर्फनेज के अंदर ही रहता हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे अपने बारे में और कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर तो उनके साथ खड़ा हुआ वो पर्सन जो कि शायद उनका असिस्टेंट या फिर कुछ भी है, वह भी इस चीज़ को सुनकर हैरान था, और वह हैरानी के साथ कहता है अपने मन के अंदर कि क्या ये पर्सन ऑर्फनेज से बिलोंग करता है। लेकिन वो अकेला ही नहीं था जो कि इस चीज़ से हैरान था, यहाँ पर मिस रिक्सू भी थी जो इस चीज़ से हैरान थी, और वह अपने मन के अंदर कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये किसी ऑर्फनेज से बिलोंग करता है तो आखिरकार इसके पास इतना ज़्यादा अक्खा पैसा आता कहाँ से है। एक बड़ी फैमिली के सपोर्ट के बिना इसके पास इतना बड़ा होटल है, और वैसे भी इसके पास और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके पास अपनी खुद की एक बिजनेस इंडस्ट्री है, और वैसे भी अभी ये बिजनेस के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा भी है, लेकिन बिना पैसे और बिना फैमिली बैकग्राउंड के इन सारी चीज़ों को तो हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि मिस रिक्सू इस बात को सुनकर हैरान थी और वह कहती है अपने मन के अंदर कि क्या अगर वो अनाथ है तो आखिरकार उसके पास इतने सारे
पैसे आए कहाँ से, और वैसे भी किसी नॉर्मल पर्सन के लिए तो इतने पैसे होना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि उसके पास काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके पास पेंसुलम होटल है और इसके अलावा उसके पास और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आगे आ चुका है। और अगर मैं इस बारे में सही से कहती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ काफ़ी सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसके बिना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। जिसके बाद मिस्टर यांग लिन के कंधे पर हाथ रखते हैं और वह लिन से कहते हैं कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ही रेयर हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया और उसके बाद भी तुमने इसे रिफ्यूज़ कर दिया, और इसके अलावा तुम जैसा दिलचस्प पर्सन आजकल देखने के लिए बहुत कम ही मिलता है। और वैसे भी अगर तुम्हें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर भी आ सकते हो, वहाँ पर हम लोग एक साथ बैठकर बातें करेंगे और ड्रिंक भी करेंगे, शायद तुम इसके लिए तो मना नहीं करोगे ना। जिस पर लिन हंसने लगता है और कहता है कि सच में आप बहुत ज़्यादा ही काइंड हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा तब मैं शायद इस बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर मिस्टर यांग कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मैं अभी काफ़ी ज़्यादा ही थक चुका हूँ, तो मैं अभी थोड़ी सी एक झपकी ले लूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ो और अपना अपना काम करो। और इसी के साथ मिस्टर यांग उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। जिसके बाद वह अपने साथ खड़े हुए असिस्टेंट से कहते हैं कि वैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलर लग रहा था। इस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, वैसे इसकी शक्ल सूरत तो उससे काफ़ी ज़्यादा ही मैच करती है, पर ये उसकी तरह नहीं है, क्योंकि उस पर्सन का तो बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ही रूडलेस है, और मुझे नहीं लगता कि कभी वह पर्सन यह भी हो सकता है। जिस पर मिस्टर यांग एक स्माइल करते हैं और इनके जैसे दिखने वाले पर्सन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बहुत पहले नॉर्थ ईस्ट में उसने अपने हाथों से एक ब्लाइंड मैन का चित्र ड्रॉ किया था, और लोग अभी भी उस चित्र के बारे में बातें करते रहते हैं। जिस पर उसका असिस्टेंट उनकी बात को समझ जाता है और वह कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, भले ही वह पर्सन उसकी तरह ना दिखता हो, लेकिन वह काफी ज्यादा ही स्मार्ट था, क्योंकि वह जब भी बातें कर रहा था काफी ज्यादा ही डिफेंसिव मोड में था उस वक्त, और बातें करते वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारी बातें एक तरफा ही हैं। तो इसीलिए मैं यांग चैंग में जाकर वहाँ ऑर्फनेज के किसी पर्सन से इस बारे में बात करूंगा और उस ऑर्फनेज की जांच भी करवाऊंगा। इस पर मिस्टर यांग एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम जाकर इस चीज को चेक कर सकते हो, लेकिन तुम इस चीज का ध्यान रखना कि जब तुम इस चीज की जांच करने के लिए जाओ तब इस बारे में किसी को भी पता ना लगे, और अगर किसी को पता लग गया भी तो भी इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके दबाने की कोशिश करना। और वैसे भी अगर दूसरा पक्ष इस चीज के लिए तैयार नहीं है, जितना हो सके इस चीज को रोकने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में उसे भी पता चले। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। जिसके बाद वो बाहर की तरफ देखने लगते हैं, मतलब दरवाजे की तरफ, और फिर लिन का नाम लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन को, जो कि वहां पर बाहर खड़ा होकर किसी का वेट कर रहा होता है, और वो घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है कि अब तो उसके आने का टाइम हो चुका है। तभी लिन को पीछे से आवाज आती है कि हे हैंडसम गाय, आखिरकार क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं? जिस पर लिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि मिस जे थी, जो कि लिन को आवाज लगा रही थी। लेकिन लिन तो यहाँ पर रुकने के मूड में था नहीं, इस वजह से वो जल्दी से ही मिस जे के हाथ को पकड़ता है और उन्हें वहां से लेकर भागने लगता है। और वो मिस जे से कहता है कि तुम बाकी चीजों पर ध्यान मत दो, और वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमने इस वक्त मिस्टर जोंग की लवर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, जो कि यहाँ पर डॉक्टरल डायरेक्टर हैं। और वैसे भी उनके साथ अपॉइंटमेंट होना ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके कनेक्शन मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ फार्मास्यूटिकल के लोगों से भी बहुत ज्यादा ही गहरे हैं। जिस बात पर मिस जे अपने हाथ को लिन से छुड़ाती हैं और फिर अपने बैग को लिन को देती हैं, और वह लिन से कहते हैं कि सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, और वैसे भी क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर कहीं पर जाया जाता है तो वहाँ पर जाने के लिए उससे पहले उस पर्सन के लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर कर ले जाना पड़ता है, नहीं तो ये काफी ज्यादा ही बुरा माना जाता है। जिस पर लिन कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसी ही कोई गलती की थी, शायद इससे भी ज्यादा बड़ी गलती की थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी को, और वैसे मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, शायद प्रीवियस चैप्टर के अंदर इसके बारे में कोई ना कोई जिक्र किया गया होगा, लेकिन मुझे इस वक्त इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं बस नॉर्मली इन दोनों को अंकल और आंट बोलूंगा, और वैसे इनके बारे में अगर मुझे कुछ पता चल जाता है तो मैं शायद इसके बाद उन्हें उसी नाम से बुलाने लगूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आंट लिन से कहती हैं कि तुम लोग भी ना, अगली बार तो मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट लेके आने के लिए, तो आखिरकार तुम फिर से क्यों यहाँ पर गिफ्ट लेकर चले आए हो? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी करो और जल्दी से अंदर भी आ जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पर आंट लिन से पूछती हैं इस बारे में कि वैसे क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या तुम्हारे लिंग यांग ग्रुप के अंदर, और वैसे भी अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट की रिसेंटली जरूरत पड़े तो मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और वैसे भी मैंने हाल ही में युवान से इस बारे में बात भी कर ली थी, और वैसे भी वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख रही है, तब तो शायद मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर तुम्हें कंपनी की और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत हो या तुम ट्रेड करना चाहते हो तो शायद मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ी राय दे सकती हूँ। जिस पर लिन कहता है कि नहीं मिजांग, मैं बस दरअसल यहाँ पर मिस्टर पैंग से ही इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इस पर मिजांग घबरा जाती हैं और वह लिन से कहती हैं कि क्या सच में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिसके बाद मिस पैंग वहाँ पर अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास वाली ट्रे को नीचे रखते हैं और फिर अपने चश्मे को सही करते हुए, जिसके बाद मिस्टर पैंग कहते हैं लिन से कि वैसे अभी तुम मेरे साथ आओ, मुझे लगता है कि तुम्हें हेल्थ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हारी चेकअप करता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ इस बारे में। और वैसे भी जितना जल्दी हो सके इन सारी चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों के अंदर देर नहीं करनी चाहिए।
जिस पर लिन घबरा जाता है और वो मिस्टर पैंग से कहता है कि नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं, नहीं आप सब कुछ ही गलत समझ रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ ऐसा नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए नहीं हूँ, दरअसल मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही चाइनीज हर्ब्स के कुछ नुस्खे हैं और वैसे भी मैं इनसे एक दवा बनाना चाहता हूँ जिसे मैं अपने हिसाब से पेटेंट कराकर इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के रिजल्ट जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये क्लिनिक के अंदर कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है और इसके कितने प्रॉफिट हैं। इस पर मिस्टर पैंग कहते हैं कि नहीं नहीं, दरअसल मैं ये नहीं कर सकता और वैसे भी तुम्हें इसके लिए एक स्टेट क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं तो इसके बिना अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पूरी तरीके से गैर कानूनी बन जाएंगी। जिस पर लिन कहता है कि मिस्टर पैंग, मैंने इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से सोच लिया है और अब मैंने इस चीज़ को करने के बारे में पूरी तरीके से ठान भी लिया है, और वैसे भी मेरी बनाई गई मेडिसिन को पूरी तरीके से नष्ट भी किया जा सकता है और मुझे बस इसकी एक नॉर्मली प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए और वैसे मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है। जिस पर मिस्टर पैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा, बस तुम मिस जे के साथ वहाँ चाइनीज हॉस्पिटल के अंदर आ जाना। और वैसे भी मैं पुरानी वॉइस प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करूंगा जो कि मेरी पहले की क्लासमेट रह चुकी हैं। जिस बात को सुनकर लिन भी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है चाइनीज हॉस्पिटल का सीन, जिसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम झाओ डोंग मी है और ये दरअसल वॉइस प्रेसिडेंट है जोंघाई के एक हॉस्पिटल की, जो कि दरअसल चाइनीज मेडिसिन के लिए काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। और वह मिस्टर पैंग को देखकर कहती हैं कि मास्टर, आखिरकार आप और यहाँ पर कितनी अच्छी बात है। जिसके बाद मिस्टर पैंग उन सभी का इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और वो बताते हैं उन्हें कि दरअसल आप इनसे मिलिए, आपको तो ये याद ही होंगी ना, मुझे यकीन है कि आपको भी जरूर इनके बारे में याद होगा। ये और कोई नहीं बल्कि कुंगियान है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ती थी, और वैसे भी ये पर्सन जो कि उनके साथ है वो दरअसल उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम लिन ये है और ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन उन्हीं के साथ बैठकर बात कर रहा होता है और वह उनसे कहता है दरअसल मैं आपसे बहुत पहले से ही मिलना चाहता था और मैंने इस चीज़ की प्रिपरेशन काफ़ी पहले से ही कर रखी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बस इस चाइनीज़ मेडिसिन को बनाएं जिसके लिए मैं आपसे ही मदद मांग सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जाओ जैसे ही उसे देखती हैं वह उसे देखकर हैरान होती हैं और वह लिन से कहती हैं कि यह फॉर्मूला तो सच में बहुत ज़्यादा ही अजीब है और वैसे भी ये फॉर्मूला तुम्हारे पास कहाँ से आया, और मैंने चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस की है और मैंने कई सालों तक इस चीज़ की प्रैक्टिस की है और मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा। जिस पर लिन कहता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि नीजिंग के फार्मास्यूटिकल से दर्ज किया हुआ एक प्रिस्क्रिप्शन है। इस पर वो घबरा जाती हैं और फिर वह वहाँ से खड़ी होती हैं और गुस्से में लिन से कहती हैं कि तुम मुझसे बकवास करना बंद करो, और वैसे भी ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे भी अगर ये नीजिंग फार्मास्यूटिकल की तरफ से है तो फिर मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करती हूँ क्योंकि वहाँ की सारी चाइनीज़ मेडिसिन की टेक्स्ट बुक को पहले ही जला दिया गया था, तो आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मूला कहाँ से आ सकता है। जिसके बाद लिन अपने काम को निकलवाने के लिए वहाँ पर ओवर एक्टिंग करने लगता है और रोते हुए कहता है कि ये तो बस मेरी पूर्वजों की इच्छा थी, और वैसे भी मैं बस इतना ही चाहता था कि मैं किसी तरीके से इसे बाहर ले आ सकूं, और वैसे भी अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मुझे लगता है कि मैं अब इस चीज़ के अंदर हार चुका हूँ। और हम देखते हैं कि लिन की इन बातों से तो मिस जे भी हैरान थी और वह कहती हैं अपने मन के अंदर कि ये तो ऑर्फनेज के अंदर से आया हुआ है, तो अब यहाँ बीच में इसके पूर्वज कहाँ से आ गए। और हम देखते हैं कि मिस जाओ लिन के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के अंदर आ जाती हैं और वह लिन से कहती हैं कि ठीक है अब इस चीज़ को करना बंद करो, और वैसे भी अब जब मैं वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो फिर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी, और वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं ज़रूर इस चीज़ को बनाने के बाद इस चीज़ के बारे में डेमोस्ट्रेटिव करूंगी और उसके बाद मैं इसे सारे क्लिनिक के अंदर प्रोवाइड भी करूंगी, कम से कम आधे या एक साल के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। जिस पर लिन मिर्जाओ के ऊपर और भी ज़्यादा इमोशनल अत्याचार करने लगता है और वह रोते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप इतनी सारी चीज़ें करेंगी तो इसके अंदर तो 6 महीने का वक्त लग ही जाएगा और मुझे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और वैसे भी क्या आप इन सारी चीज़ों को जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि जल्दी ही मेरे ग्रैंडफादर की एनिवर्सरी आने वाली है और उनको मरे हुए पूरे 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्या आप इसके लिए भी थोड़ा सा और भी जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि मैं उन्हें एक बस गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि मिर्जाओ के पास लिन के इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का कोई जवाब नहीं होता और वो लिन के आगे हार मान लेती हैं। जिसके बाद लिन बात को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है और वो मिर्जे से कहता है कि वैसे मिर्जे अगर इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा और जल्दी करने के बारे में सोचा तो मैं इस पर जोंघाई चाइनीज हॉस्पिटल के अंदर 300 मिलियन का डोनेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं कि लिन का ये पैतरा काम कर जाता है और जिस पर मिर्जाओ लिन से कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की एनिवर्सरी आने से पहले इस पर 2-4 और टेस्ट करूंगी और जल्दी से ही इसे मार्केट के अंदर लॉन्च करने की कोशिश करूंगी और इसके रिजल्ट के बारे में भी बहुत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। जिस पर लिन उनको इस चीज के लिए थैंक्स कहने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं किसी के साथ वह दोनों आपस में काफी अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। वो अभी मिर्जे को इतनी ज्यादा ही बुरी तरीके से इग्नोर करने के बाद जहाँ पर मिर्जे को भी यह चीज देखकर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी 2 मिनट पहले कुछ और था और अभी 2 मिनट बाद कुछ और है। उसी के साथ मिर्जे घबराते हुए अपने मन के अंदर कहती हैं कि सच में ये लड़का बहुत ज्यादा ही कमाल का है, अभी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे सीक्रेटली इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, पता नहीं मेरे पीठ पीछे कितनी सारी लड़कियों से इसी तरीके से ऐसे ही बात करता रहता होगा। वहाँ से नहीं होती जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मिर्जे के घर को, जहाँ पर मिर्जे आराम
करते हुए बस लिन को गालियां दे रही थी और वह लिन से कहती हैं कि तुम गधे कहीं की, आखिरकार मुझे बताओ कि तुम असलियत में हो क्या। और वैसे भी किसी चीज की हद होती है, लेकिन तुमने तो वहाँ पर सारी टीचर्स को ही बेवकूफ बना दिया। जिस पर लिन कहता है मिर्जे से कि आखिरकार तुम मेरे से इस तरीके से बातें मत करो, और वैसे भी मैंने उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि मैं तो ये सारी चीजें बस चाओयांग ग्रुप के लिए ही कर रहा था। और वैसे ही मुझे लगता है कि तुम सारे दिन की भाग दौड़ के बाद काफी ज्यादा ही थक चुके हो, तो अब तुम्हें यहाँ पर जाकर एक बात ले लेना चाहिए जिससे तुम्हें थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। लिन की बात को सुनकर मिर्जे कहती हैं लिन से कि वैसे मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही थक चुकी हूँ और मैं यहाँ पर हिल डुल नहीं सकती। जिस पर हम देखते हैं कि लिन मिर्जे को पकड़ता है और फिर उठाने लगता है, और वह मिर्जे को अपने हाथों में उठाकर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हिल डुल नहीं सकती तो फिर मैं यहाँ पर हिल डुल सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और अगर तुम्हें और भी ज़्यादा कमज़ोर फील हो रहा हो तो तुम मुझे बता सकती हो, जब तुम सावल होगी तब उस वक्त भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और लिन की इन बातों से तो मिर्जे काफ़ी ज़्यादा ही शर्माने लगती हैं, जिसके बाद वह इस चीज़ के बारे में इमेजिन करती हैं और लिन से कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो मैं खुद से कर लूँगी। जिस पर लिन मिर्जे को वहाँ से ले आकर बाथ टब के अंदर रख देता है और वह मिर्जे से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ का टेम्परेचर अपने हाथों से चेक कर लिया था। लेकिन मिर्जे तो लिन की इन सारी हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती हैं। जिसके बाद मिर्जे लिन से कहती हैं कि क्या तुम प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि दरअसल अब मैं अपनी सफाई करना स्टार्ट करने वाली हूँ। जिसके बाद वह सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर मिर्जे बात लेकर बाहर आ चुकी थी। जिसके बाद मिर्जे बाहर आने के बाद लिन से कहती हैं कि वैसे अब मेरा हो चुका है, तो अगर तुम्हें अब जाना हो तो तुम जा सकते हो। तभी मिर्जे के फ़ोन पर किसी की फ़ोन कॉल आती है, जिसके बाद मिर्जे जैसे ही उस फ़ोन कॉल को रिसीव करती हैं उसमें से कोई पर्सन कहता है कि कुंगियान क्या हुआ, क्या तुम अभी सो रही थी? दरअसल मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैं वैंग मिंग हूँ और दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो कि तुम लिन से नहीं बता सकती। इस पर मिर्जे कहती हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और आप मुझे इस बारे में आराम से बता सकती हैं। जिसके बाद वो बताने लगती हैं लिन से कि वैसे यहाँ पर आफ्टरनून में कुछ पर्सन यहाँ पर आए थे और वह मुझसे लिन के बारे में पूछ रहे थे, और वह मुझसे पूछ रहे थे लिन के बारे में कि लिन या ऑर्फनेज के अंदर कब आया था और वैसे उसके बायोलॉजिकली पेरेंट्स कौन हैं, और इसी के साथ ही उन्होंने लिन के रिलेटिव के बारे में भी मुझसे बातें की थी। इस पर मिर्जे कहती हैं कि ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी और वैसे मैं इस बारे में लिन को जैसा मैंने कहा था पता नहीं चलने दूंगी। इस पर वह कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम पर इस वक्त भरोसा कर सकती हूँ। जिसके बाद वह कॉल वहीं पर कट हो जाती है और मिर्जे अभी भी इसी बारे में ही सोच रही थी, और हम देखते हैं यहाँ पर वैंग मिंग को जो कि अभी भी यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। जिसके बाद वह उनमें से एक बॉक्स को उठाती है जिसके अंदर एक ब्लैक कलर का एनवलप था, और वह उस एनवलप को देखते हुए किसी लेडी के बारे में याद करने लगती हैं जो कि शायद ही लिन की मदर थी। और इसी के साथ वो अपने मन के अंदर भी कुछ कहती हैं जिसके बारे में हमें इस वक्त नहीं बताया जाता। जिसके बाद वह उस बॉक्स को वहाँ से निकाल लेती हैं जिससे उसे और भी किसी बेहतर जगह पर रखा जा सके, और वह उसे ले जाते वक्त कहती हैं अपने मन के अंदर कि इस वक्त बेहतर रहेगा कि मैं इस चीज़ को संभाल कर रखूं, और वैसे भी अभी इस बारे में बताना इतना ज़्यादा भी सही नहीं रहने वाला। और हम देखते हैं यहाँ पर मिर्जे को जो कि अभी भी इसी बारे में सोच रही थी, और वो अपने मन के अंदर कहती हैं कि आखिरकार वो पर्सन कौन होगा जो कि अभी लिन के बारे में इस तरीके से सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, और वैसे भी आखिरकार उसे लिन से यहाँ पर चाहिए क्या। जिसके बाद वह सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर लिन अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल के अंदर जा ही रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर एक ग्रैंड अम्मा कह रही होती हैं कि जल्दी करो, जल्दी से यहाँ से चलो, और वैसे भी हम यहाँ की दवाइयों को खरीद नहीं सकते क्योंकि यहाँ के मेडिसिन के बस कुछ ही बॉक्स 20,000 से भी ज़्यादा महंगे हैं, और यहाँ पर हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, और वैसे भी अभी तो मुझे तुम्हारी कॉलेज की फीस भी देनी है, तो अभी हमारे पास सच में इतना बजट नहीं है। जिस पर उसका ग्रैंड सन उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़, मैं आपसे विनती करता हूँ बड़ी मॉम कि प्लीज़ जल्दी से मेरे साथ चलिए और अपने लिए दवाइयाँ खरीद लीजिए, और मुझे उन चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है, और वैसे भी अगर नहीं खरीद सकती आप तो हम कम से कम इसके लिए डॉक्टर को तो इस बारे में दिखा ही सकते हैं। जिस पर उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं कि ग्रैंड सन, इस चीज़ पर ध्यान दो, और वैसे भी मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तुम्हारे स्कूल के लिए, और वैसे भी हमारे पास तो अभी उसी चीज़ का बजट नहीं है, तो मैं अपने ऊपर तो इन सारे पैसों को वेस्ट नहीं कर सकती। जिस पर क्यूसिंग आगे बढ़ती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या। जिस पर वो लड़का बताने लगता है कि प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से आइए और यहाँ पर मेरी मदद कीजिए मेरी ग्रैंड माँ को इस चीज़ के बारे में समझाने के लिए। दरअसल मेरे ग्रैंड माँ की हार्ट रेट कुछ सही नहीं थी और डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी है उनके लिए, और अब वो उन दवाओं को अपने लिए लेने से मना कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सच में बजट से बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं। इस पर लिन कहता है कि आपको हॉस्पिटल से कोई पर्चा तो मिला ही होगा, तो उसके अंदर आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी गई हैं। जिसके बाद लिन जैसे उस पर्चे को देखता है, वह उस पर्चे को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान था, और वह उसे देखने बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये मूर्ख डॉक्टर था कौन जिसने आपके लिए ये सारी चीज़ों को लिख दिया है। जिसके बाद वो लड़का बताने लगता है कि इस दवाई को डॉक्टर COA ने हमें लिख कर दिया था, और वो शायद इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और वैसे हमें उनकी क्वालिफिकेशन पर कोई शक तो नहीं है, लेकिन यहाँ
पर जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही महंगी हैं। जिस पर लिन कहता है कि शायद तुम चीज़ों को अभी भी समझ नहीं पा रहे हो और वैसे भी यहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं है जैसे तुम्हें लगती हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल टीम की तरफ से तुम्हें पर्चा दिया गया है उस पर्ची में जो कुछ भी लिखा है वो इतना ज़्यादा भी सही नहीं है। और जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है इन दवाइयों के बारे में, तो तुम्हें इतनी सारी दवाइयों की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर कुछ ही दवाइयाँ हैं। और वैसे भी ये बीमारी भी इतनी ज़्यादा भी बड़ी नहीं है। जिस बात को सुनकर वो लड़का हैरान होता है और वो लिन से कहता है कि क्या सच में डॉक्टर, मैं तो इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा ही परेशान हो गया था। जिस पर लिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम अपने डॉक्टर को चेंज कर देना और इस बार जब दिखाने आना तब तुम यहाँ पर किसी और को दिखाने के बजाय सीधा ही दूसरे फ्लोर पर चले जाना जहाँ पर डायरेक्टर ली का कैबिन है और तुम उन्हें ही अपनी फैमिली को दिखाना। जिस पर वह दोनों लिन को ग्रेट करते हैं और लिन से कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ उनका ग्रैंडसन अपनी मदर को लेकर जाने लगता है और वह उनसे कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैंने आपसे कहा था ना इस बारे में कि सच में आपकी बीमारी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और वैसे भी आपको इतनी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं मिलने वाली। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से चलकर हमें इन दवाइयों को खरीद कर घर चलना चाहिए। इस पर उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है, मैं इस बात को समझ गई, अब तुम्हें इतनी ज़्यादा भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और वैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जो दवाइयाँ हमें रिकमेंड की हैं अभी अभी, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होंगी। इस पर क्यू सिंह आगे आती है और वह वहाँ पर ग्रैंडमा को संभालते हुए कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, आप शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं और वैसे भी आप जितनी चाहें उतनी जल्दी कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास उसका बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है और वैसे भी उस दवा की बस एक बोतल 5 यांग के आसपास ही आती है, तो आपको पैसों की भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और ये इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है क्यू सिंह से कि क्या सच में तुम सच कह रही हो कि ये क्या इतना ज़्यादा सस्ता है। इस पर क्यू सिंह कहती है कि हाँ ग्रैंडमा, अगर आपको नहीं यकीन होता तो मैं आपके साथ चलकर उससे दिलाने में आपको मदद भी करा सकती हूँ। जिस पर उनका ग्रैंडसन उन्हें इसके लिए, इस चीज़ के लिए थैंक्स कहता है। लेकिन यहाँ पर उनके जाने के बाद लिन के आसपास बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है जहाँ पर लोग अपने अपने बॉक्सेस को दिखाते हुए लिन को अपनी अपनी प्रॉब्लम को बता रहे होते हैं। जहाँ पर एक पर्सन लिन को अपनी दवाइयाँ दिखाते हुए कहता है कि यहाँ देखिए डॉक्टर, इस बॉक्स के अंदर मेरी फैमिली की दवाइयाँ हैं और इसके अंदर मुझे काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ा है, क्या प्लीज़ आप इसके अंदर मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 800 से ज़्यादा पीसेस हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और नॉर्मल मेडिसिन के। इसी के साथ एक और लड़की भी कहती है कि डॉक्टर यहाँ पर मेरे बॉक्सेस को भी तो देखिए, यहाँ पर मुझे हार्ट की थोड़ी सी दवाइयाँ मिली हैं जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे इनसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। और इसके अलावा तो डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो क्या मुझे इन दवाइयों की दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है। जहाँ पर इतनी सारी भीड़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है और यहाँ पर सारी चीज़ों को वो डायरेक्ट ली के ऊपर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि रुको रुको आप सब यहाँ पर, मुझे लगता है कि आप सभी को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको सीधा डायरेक्ट ली के पास जाना चाहिए, शायद वो वही इस चीज़ के बारे में आपको ठीक से बता सकती हैं। जिस पर वह सभी झुककर लिन को रिस्पेक्ट देते हुए थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन को जो कि अपने कैबिन के अंदर था और वो गुस्से में अपनी टेबल के ऊपर ही पंच मार रहा होता है और गुस्से में टेबल पर पंच मारते हुए वह उन्हें डॉक्टर के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन के अंदर कहता है कि डॉक्टर जाई वैंग, आखिरकार आप कितने ज़्यादा ही घिनौने हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आपने किसी के साथ भी सही नहीं किया। इस पर क्यू सिंह कहती है लिन से इस बारे में कि ब्रदर लिन, मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए और वैसे भी यह चीज़ें पहले से ही रूल के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो अभी भी रिश्वत लेते हैं और इसके अलावा यह सारी चीज़ें गलत है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता और वैसे भी आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो सब पहले से ही आपके सीनियर हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बुरी चीज़ें हैं। इस पर लिन कहता है कि मुझे इससे घंटा फर्क पड़ता है कि वो मेरे सीनियर्स हैं भी या नहीं, और वैसे भी अगर वो गलत करते हैं तो मैं भी उनके साथ गलत करूंगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर ली आ जाती हैं जो कि लिन से कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा एंग्री क्यों हो, और वैसे भी सुबह तुमने जो किया उसके बावजूद भी, और इसके अलावा तुमने कितने सारे लोगों को मेरे ऑफिस के अंदर भेज दिया था, तुम्हें पता है कि इतने सारे लोगों को मेरे लिए संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल था, और वैसे भी अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हमें इस बारे में उनसे बात करनी पड़ेगी, तो चलो उनके ऑफिस के अंदर चलते हैं। इस पर क्यू सिंह कहते हैं कि डायरेक्टर ली आखिरकार आप वहाँ पर क्यों जाना चाहती हैं, क्या हॉल में हुई घटना की वजह से, और वैसे भी वो सारी इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तो हमें इस चीज़ के अंदर जितना हो सके उतना नहीं पढ़ना चाहिए। जिस पर डायरेक्टर ली कहती हैं कि बस चलो वहाँ पर चलकर एक बार इसे देख कर आते हैं। इस पर क्यू सिंह घबरा जाती है और वह लिन को तरफ देखते हुए कहती है कि डॉक्टर लिन, मुझे लगता है कि आपको तो इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए और वैसे बेहतर रहेगा कि आपने गुस्से को जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करें। इस पर लिन उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वह बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि उसे इन सारी चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद हमें उन्हें डॉक्टर के ऑफिस का बाहर का सीन दिखाया जाता है और ये वैसे वो डॉक्टर नहीं है जिन्होंने उस तरीके की गलत दवाइयाँ बांटी थी, ये दरअसल दूसरे डॉक्टर हैं जो कि यहाँ पर लिन से इस बारे में बात करना चाहते हैं कि आखिरकार लिन ने हॉल के अंदर जो सारी चीज़ें की थी उन सारी चीज़ों को करने की वजह को जानने के लिए। जिसके बाद लिन उनके कैबिन के अंदर आता है और वह उनसे कहता है कि तो फिर क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है डॉक्टर। जिस पर डॉक्टर डिंग वैंग कहते हैं लिन से कि आखिरकार लिन ये तुम क्या सारी अजीब चीज़ें कर रहे हो आज, और वैसे भी नीचे हॉल के अंदर तुम्हारे दिमाग में चल के आ रहा था जो तुमने यहाँ पर हमारा इतना सारा लॉस करवा दिया, और वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस तरीके के फास्ट रिएक्शन की वजह से आखिरकार इसका हमारे हॉस्पिटल के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है और आगे चीज़ें हमारे लिए कैसी हो सकती हैं। जिस पर लिन रिप्लाई करता है कि मुझे
मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल के साथ क्या हो और क्या ना हो। और वैसे ही मैंने वहाँ पर पेशेंट के पास मेडिकल रिकॉर्ड को देखा और मैंने उनकी दवाइयों को दोबारा से लिख दिया। और वैसे भी जो दवाइयाँ बेकार थी मैंने उसे वहाँ से हटा दिया। और इसके अलावा मैंने जिन दवाइयों को लिखा उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सारी सस्ती हैं या फिर उनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा ही कम है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी वो सारी दवाइयाँ तो जब नॉर्मली यूज में लिया चैप्टर खत्म हुआ था हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डिंग वैंग ने लिन से पूछा था कि आखिरकार उसे वहाँ पर उन सारी चीज़ों को करने की जरूरत ही क्या थी, जिस पर लिन उनसे कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तो वहाँ पर उनकी नॉर्मली मेडिकल लिस्ट को देख रहा था और वहाँ पर मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर फालतू की दवाइयों को साइड कर वहाँ पर बस नॉर्मल सी दवाइयों को लिख दिया था जिससे उन्हें अभी भी फायदा हो सकता है। तो आखिरकार इन एक्सपेंसिव दवाइयों की उनको क्या जरूरत। इस पर डॉक्टर डिंग वैंग एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा मतलब है कि अगर हमारा काम नॉर्मल मेडिसिन से ही हो जा रहा है तो क्या हमें एक्सपेंसिव मेडिसिन को वहाँ पर नहीं शामिल करना चाहिए, या फिर एक्सपेंसिव मेडिसिन को वहाँ पर शामिल करना ही सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है हमारी। लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कर साबित क्या करना चाहते हो कि तुम हमसे ज़्यादा बेहतर हो, या फिर तुम्हें उन लोगों की हमसे ज़्यादा ही चिंता है जो कि तुम वहाँ पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट की दवाइयों को चेंज कर रहे हो। और वैसे मुझे बताओ कि अगर उनकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी निकल गई या काफ़ी ज़्यादा सीरियस निकल गई तो फिर क्या होगा। हमें इतना ज़्यादा भी नॉर्मल दवाई के ऊपर रिलायबल नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम वापस जाओ और वापस जाकर एक माफ़ी के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखो और उसे यहाँ पर ले आकर मुझे दो, जिससे मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए भी माफ़ कर सकूँ। इस पर लिन गुस्से में उनसे कहता है कि क्या कहा तूने, तेरे को कौन सा लेटर चाहिए मेरे से। मैं यहाँ पर इतनी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर तेरे से यहाँ पर बातें कर रहा था तो तू यहाँ पर इस चीज़ का कुछ ज़्यादा ही गलत मतलब निकाल रहा है। और वैसे भी तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम जितना हो सके इन सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं इसके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर करूंगा। जिस पर वह डॉक्टर घबरा जाते हैं और वह लिन के इस रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थे। जिसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है। इस पर डॉक्टर डिंग वैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टर ली से कहते हैं कि डायरेक्टर ली प्लीज़ वहाँ पर उसे रोकिए। और वैसे भी आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर डायरेक्टर ली कहती हैं कि मैं उसे नहीं रोक सकती, और वैसे भी ये आप दोनों के बीच का मामला है और इसके अंदर तो मुझे नहीं दिखाई देता कि उसकी कोई गलती भी थी। और वैसे भी वो वहाँ पर जो कर रहा था वो भी सही था और उसने यहाँ पर जो कहा वो भी सही था। और इसके अलावा आपकी सारी बातें तो मेरे सर के बाहर से गई और आपने तो उसे सीधा ही माफीनामा लिखने के लिए कह दिया था। आखिरकार आप मुझे बताइए पहले कि आखिरकार आप ऐसा कर उससे साबित क्या करवाना चाहते थे। इसी के साथ डायरेक्टर ली भी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वो डॉक्टर काफी ज्यादा ही गुस्से में जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम गाइस तुम काफी ज्यादा ही रूड हो, और सच में अगर तुम्हें ऐसा ही करना है ना तो याद रहे मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ और भी ज्यादा सीरियस तरीके से व्यवहार करूंगा। तो अपने फ्यूचर की कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए तो तुम अभी से ही तैयार हो जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लिन वहाँ पर बाहर आ जाता है तभी क्यूसिन लिन से कहती है घबराते हुए कि ब्रदर लिन कैसा रहा, मुझे पता है कि आपका उनके साथ कुछ ज़्यादा ही बेहतर नहीं टाइम गुजरा होगा, लेकिन आपने जरूर अपने आप को वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। जिस पर लिन तो वहाँ पर कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो अपनी केबिन में आ जाता है तब कहता है उससे कि वैसे वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, और वैसे भी वहाँ पर डायरेक्टली पहले से ही मेरी मदद के लिए थी और इसके अलावा वहाँ पर ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता, और वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को संभाल लिया। तो अब तुम घबराना बंद करो और अगले पेशेंट को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूसिन वहाँ पर दूसरे पेशेंट को बुलाती है, जिस पेशेंट से लिन पूछता है कि जल्दी से मुझे अपना मेडिकल कार्ड दो, और वह पेशेंट लिन को सीधा ही बॉस कह देती है। और हम देखते हैं कि वह पेशेंट और कोई नहीं बल्कि युवान थी, जो कि वहाँ पर लिन की आइडेंटिटी को अभी बस रिवील ही करने वाली थी, जिसके लिए लिन ने तो उसे पहले से ही वार्न कर रखा था, लेकिन इस वक्त तो वो खुद भी घबरा चुकी थी ऐसा कहने के बाद। लेकिन युवान को तो अभी भी सारी चीजें ही क्लियर पता नहीं थी और उसे लगता था कि लिन अभी भी ब्ला ब्ला चलाने के लिए गया है। और वो घबराते हुए लिन से पूछ लेती है कि मिस्टर लिन आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वैसे भी आप तो पहले ब्ला ब्ला चलाते थे ना, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ पर आने के लिए हायर्स को कितने ज्यादा पैसे दिए हैं, या फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर लिन कहता है कि मैं इतनी सी चीज के लिए आखिरकार पैसे ही क्यों खर्च करूंगा, और वैसे भी इसके लिए तो बस नॉर्मली दिमाग और क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जिस पर क्यूसिन भी युवान को बताने लगती है सारी चीजें और कहती है कि डॉक्टर लिन यहाँ पर थोड़े दिन पहले आई है, वो भी हमारे साथ परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशंस तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी थी, और इसके अलावा वो वहाँ पर एक सर्जन है और अपने खाली टाइम पर यहाँ पर कुछ मरीजों को भी देख लिया करते हैं, और वैसे भी वो काफी अच्छे ब्लड वेसल्स के सर्जन हैं, और इसके अलावा वो हमारे हॉस्पिटल के काफी ज्यादा फेमस डॉक्टर में से भी एक आते हैं। जिसके बाद लिन युवान से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस तरीके के रेड कलर के स्पॉट कैसे पड़ गए हैं। जिस पर युवान कहते हैं कि अभी थोड़ी दिन पहले मैं एक बिजनेस ट्रिप से यांग चैन से लौटी हूँ, और वैसे भी जब मैं वहाँ से लौटी तब यहाँ पर आने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके के निशान पड़ चुके हैं। जिस पर लिन उसके पर्चे के अंदर कुछ मेडिसिन को लिखकर युवान को देता है और कहता है कि बाहर जाकर इन्हें वहाँ पर खरीद लेना, ये सारी बहुत ज्यादा सस्ती मेडिसिन हैं जो कि तुम्हें बाहर आराम से मिल जाएंगे, और वैसे भी इनका प्राइस कम से कम 14 युआन के आसपास पड़ता है। और हम देखते हैं कि इस पर युआन प्लस करते हुए लिन से पूछती है कि 14 युआन, ये
ये तो कुछ ज्यादा ही कम है। जिस पर लिन कहता है कि क्या हुआ, इसमें गलत क्या है। और वैसे भी मैंने तो कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारी एस काफी ज्यादा ही बड़ी है। इस पर इवान पहले तो लिन की बातों पर ध्यान नहीं देती और वह खुद भी मुड़कर इसे देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे जैसे ही लिन की बातों का मतलब पता चलता है वो काफी ज्यादा ही शर्मिंदा हो जाती है और वह उसे ढकते हुए लिन से कहती है कि आप ठगी गई के क्या आप ये सब करना बंद नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझे आपके बारे में बिल्कुल सही कहती थी, आप अभी भी नहीं बदले। और वैसे भी एक डॉक्टर के तौर पर एक लड़की से इस तरीके से बात करना और उसका फायदा उठाना ये तो काफी ज्यादा ही गलत बात है। और हम देखते हैं कि लिन युवान की इन हरकतों को देखकर अजीब तरीके से हंसता है और उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि यह तुम्हारी ही गलती थी जो तुमने उसका वजन इतना ज्यादा ही बढ़ा रखा है, और वैसे भी तुम्हें तो अब इसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टम भी प्रेजेंट हो जाती है जो कि लिन से कहती है कि वैसे मास्टर, मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं, और वैसे भी कि आपको पता है कि आपका यहाँ पर करियर मिशन वापस से अपडेट कर दिया गया है और आपकी करियर प्रोग्रेस 35% तक बढ़ चुकी है। और अभी आपको एक रिवॉर्ड भी मिला है जो कि 20% है किसी भी मार्केट का शेयर जो कि आप खरीद सकते हैं, जो कि कम से कम 200 बिलियन के अंडर आता हो। इस पर लिन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं किसी भी मार्केट का शेयर खरीद सकता हूँ जो कि 200 बिलियन के अंदर आता हो। जिस पर सिस्टम कहती है कि हाँ मास्टर, आप इसे ले सकते हैं जब तक मार्केट की वैल्यू 200 बिलियन से और भी ज्यादा नहीं हो जाती। जिस पर लिन इस रिवॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि ये रिवॉर्ड मुझे लगता है कि ये कहाँ पर काम आएगा मेरे लिए। तभी हम देखते हैं कि लिन के फोन पर एक फोन कॉल आती है जो कि मिस रिक्सू की थी, और उसे देखने के बाद कि उसे कहती है लिन से कि डॉक्टर लिन, मुझे लगता है कि आपके फोन पर एक कॉल आ रही है। जिस पर लिन उस कॉल को रिसीव करता है और फिर कहता है अपने कान के पास लगाते हुए हेलो, जिस पर मिस रिक्सू रिप्लाई करती हैं कि लिन, क्या तुमने आज की न्यूज़ सुनी? मैंने अभी अभी कंपनी साइड से पता किया इस बारे में कि यहाँ पर दुनिया भर की काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने हमारे कंट्री के ऊपर कब्जा करने के लिए एक अलायंस बनाया है, और अब उन्होंने काफी सारी मेडिसिन के प्राइस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है जो कि इस वक्त हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा ही जरूरी है। और उन्होंने इसके प्राइस को 48% से लेकर और भी ज्यादा 240 तक पहुंचा दिया है। ये तो बहुत ज्यादा प्राइस हो चुका है अब इसका। जिस पर लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है मिस रिक्सू से कि क्या सच में उन लोगों ने प्राइस को सच में इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है? जिस पर मिस रिक्सू कहती है कि हाँ वैसे मेरे पास और भी बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल के पास वाले कैफेटेरिया में हूँ, तो बेहतर रहेगा कि तुम वहीं पर आ जाओ, हम यहीं पर अब बात करेंगे साथ में इस बारे में। जिसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि उस दिन से कि वैसे यहाँ पर अभी मुझे थोड़ी सी इमरजेंसी है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो, और अभी अभी मैं हूँ नहीं तो तुम यहाँ पर आराम से ब्रेक ले लो थोड़ी देर का। जिसके बाद वह सीन वहीं पर कट जाता है और हमें दिखाया जाता है उसी कॉफी शॉप को जहाँ पर मिस रिक्सू पहले से ही बैठकर लिन का इंतजार कर रही थी और काफी ज्यादा घबराई भी हुई थी। तभी लिन पीछे से अपने हाथ को आगे करता है और वो मिस रिक्सू से कहता है कि आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बस थोड़े ही वक्त के लिए, और काफी जल्दी ये सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी, और आपको इन चीजों को और भी ज्यादा जल्दी सही करना है तो आपको इसके अंदर थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। जिस पर मिस रिक्सू कहती है कि मैं इसे अपना पूरा टाइम देने के लिए तैयार हूँ, बस ये किसी ना किसी तरीके से जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना जल्दी भी ठीक हो पाएगा। और वैसे भी ये सब बहुत बड़ी चीज बन चुकी है इस वक्त, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज फार्मास्यूटिकल की तरफ से थी, और मैंने यहाँ पर उनसे इस बारे में बात भी की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ ज्यादा रिप्लाई नहीं दिया, और वो सब पहले से ही एक हो चुके हैं। जहाँ पर लोग पहले इस चीज के लिए आपस में एक साथ नहीं हुआ करते थे, वहीं वो लोग अभी एक साथ हैं। जिसके बाद मिस रिक्सू लिन को वो फाइल देती है और लिन उस फाइल को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सच में वो लोग काफी ज्यादा ही बुरे हैं, उन्होंने यहाँ पर 25 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के ऊपर काफी ज्यादा ही हाई प्राइस लगा दिया है। और वैसे भी उनके इस तरीके के रिएक्ट की वजह से मुझे लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा भी सही जाने वाली हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ हमारे कंट्री के लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थी, और वैसे भी हमारे जोंगाई के काफी सारे हॉस्पिटल के लिए ये दवाइयाँ काफी ज्यादा ही कॉमन बन चुकी हैं। इस पर मिस रिक्सू अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि ज्यादा ही गुड आइडिया नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कर ही दिया है, तो मुझे लगता है कि हम इस बारे में ज्यादा कुछ कर भी सकते हैं। स्पर्लिन कहता है कि क्यों नहीं, बस आप मेरे ऊपर बिलीव करिए, हम वो सब कुछ कर सकते हैं। इस पर मिस रिक्सू हैरान होती हैं और वो लिन से कहती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करूं, लेकिन आखिरकार किस चीज के लिए? जिसके बाद लिन कहता है कि बस आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन है आप बस वहां पर जाइए और सारे बड़े ऑर्डर्स को कैंसिल कर दीजिए, और उनके पास कॉन्टैक्ट कर कर आप जितनी भी बड़ी डील के अंदर जुड़ी हुई हैं उन सारी डील से बाहर आ जाइए। जिस बात को सुनकर मिस रिक्सू कहती हैं कि ये तो थोड़ा सा कठिन रहेगा, और वैसे भी यहाँ की सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के अलावा सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की है, और लोकल सेक्टर की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज्यादा भी क्वालिफाइड हूँ कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। जिस पर लिन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपको ऐसा करना ही है, बस आपको वहाँ पर जाकर इस बारे में बस बताना ही है, और वैसे भी मैंने पहले से ही थोड़े बहुत हॉस्पिटल को उन 25 दवाइयों के बारे में पहले से ही थोड़ी ज्यादा मात्रा को बढ़ाकर रखने के लिए कह दिया है, क्योंकि मुझे पहले से ही शंका थी कि कुछ टाइम बाद वो लोग इसी चीज का दाम बढ़ाने वाले हैं। इस पर मिस रिक्सू कहती है कि ओह हाँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ, दरअसल आप उनके स्टॉक को बढ़ाने से पहले ही सारे स्टॉक को, नहीं तो उनमें से कुछ
स्टॉक को पहले से ही अपने पास खरीद कर रख लेना चाहते हैं। इस पर लिन कहता है कि नहीं नहीं, दरअसल मैं स्टॉक की मदद से यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं करने वाला, बल्कि मैं तो डिपार्चर डिपार्टमेंट को उनके आगे लेकर खड़ा करना चाहता हूँ। वैसे ये डिपार्टमेंट थोड़ा इनकम टैक्स जैसा होता है जो कि हॉस्पिटल के लिए लागू किया जाता है, जिससे उन लोगों के पास भागने की कोई जगह ना बचे। और वैसे भी उनका आधे से ज्यादा माल, कम से कम 80% माल हमारे जोंघाई के किनारों पर पहले से ही पहुंच चुका है और वो लोग अभी इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। और लिन की इस बात पर मिस रिक्सो हैरान होती हैं और वो लिन से कहती हैं कि आखिरकार इससे उन्हें क्या प्रभाव पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ से पता चल रही हैं। इस पर लिन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ कि वो बस किसी न किसी तरीके से हम तक मेडिसिन को पहुंचाने में थोड़ी देर कर दें, जिसकी वजह से वह कॉन्ट्रैक्ट के एक रूल को पहले ही तोड़ देंगे और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा उनके बीच का पहले से ही खत्म हो जाएगा। और मैं इससे पहले इस चीज को सुनिश्चित करूंगा कि मिनिस्टर और इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से कुछ ऐसे न्यूज को फैलाया जाए जिससे उनके स्टॉक में कटौती हो जाए, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होगा जो कि यूरोप और अमेरिका को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगा। और इनकी इन सारी भयानक बातों को सुनकर तो मिस रिक्सो भी डर जाती हैं और वो घबराते हुए अपने मन के अंदर कहती हैं कि आखिरकार इसके दिमाग में स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि मिस रिक्सो लिन की बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी और वो घबराते हुए अपने मन के अंदर कहती हैं कि सच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिरकार ये कुछ बड़ा ही प्लान करने वाला है। जिसके बाद लिन मिस रिक्सो से पूछता है कि मुझे वैसे आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इन सारी 6 की 6 फार्मास्यूटिकल कंपनियों की और इसी के साथ इनके अंदर जो बनती हैं दवाइयाँ उनके बारे में भी। इस पर मिस रिक्सो कहते हैं कि तुम इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और इसकी अरेंजमेंट करती हूँ। जिसके बाद वह सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन मिस रिक्सो को छोड़ने के लिए उनकी कार के पास आया हुआ होता है। जिसके बाद मिस रिक्सो अपनी कार का दरवाजा खोलने लगती हैं और इसी के साथ लिन से रिक्वेस्ट भी करती हैं कि यहाँ पर लाखों अरबों लोग रहते हैं, तो मैं बस इसके लिए तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम जो भी करना बिल्कुल सोच समझ कर करना। जिस पर लिन उनकी तरफ देखता है लेकिन उनकी बात पर ज्यादा हैरान नहीं होता और वह मिस रिक्सो के पास जाकर उन्हें इस चीज का यकीन दिलाता है कि आप बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत कीजिए और मैं वैसे भी कोई जोक नहीं कर रहा और वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा हर चीज को अपने तरीके से संभालने की। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस रिक्सो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं कि लिन के फोन पर एक फोन कॉल आती है जिसे लिन रिसीव करता है। जिस कॉल पर एक लड़की कहती है लिन से कि वैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ काम है, क्या तुम अपने ऑफिस के अंदर हो, अगर नहीं हो तो क्या तुम इसे करना चाहोगे। जिसके बाद हमें उनके बीच की बाकी की कन्वर्सेशन को नहीं दिखाया जाता और वह सीन वहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन। जिसके बाद हमें क्यूजिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लिन को देखकर हैरान थी और वह लिन से कहती है कि आखिरकार मिस्टर लिन आपको अब मेरे से क्या चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था उससे पहले मैंने आपके ईमेल पर एक फाइल भेजी थी और वैसे मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को ढूंढे जो लोग मेरी मदद करें यहाँ पर उस न्यूज को फैलाने के लिए। जिस पर वो कहती हैं कि शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला थोड़ा वैसा नहीं है और वैसे भी इस तरीके की चीज़ों को मैं डोमेस्टिक सर्विस की तरफ से नहीं फैला सकती और वैसे भी इसे फैलाने में काफ़ी ज़्यादा ही रिस्क है। जिस पर लिन क्यूजिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद लिन कहता है क्यूजिंग से कि मैं यहाँ पर आपके ऑफिस के सर्वर्स के एड्रेस को यहाँ पर विजुलाइज करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद आराम से आप इस काम को कर सकती हैं और आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो ये कैसा रहेगा। इस पर क्यूजिंग कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते और वैसे भी हमें इसके लिए एक टेक्नोलॉजी हैकर की जरूरत पड़ेगी। जिस पर लिन आगे बढ़ता है और चेयर पर बैठते हुए कहता है कि कुछ ऑफिस के सर्वर के एड्रेसेस को विजुलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर वो ऑफिस के सर्वर यहाँ पर एक से ज्यादा हुए तो फिर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिस पर मिस क्यूसिंग कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस चीज के बारे में पूछना चाहूंगी कि आखिरकार तुम ये करोगे कैसे। जिस पर लिन मिस क्यूसिन की बातों का रिप्लाई करते हुए अपने ट्रम्प कार्ड को दिखाता है जो कि दरअसल हॉस्पिटल की लिन को मिली हुई आईडी थी, जिसे देखकर क्यूसिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और लिन उन्हें बताने लगता है कि दरअसल ये बेहतरीन रहेगा मेरे लिए क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए हुनसिंग हॉस्पिटल के नाम से अपने कार्डियक सर्जन डॉक्टर की आईडी की तरफ से रजिस्टर करूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा मेरे लिए। इस पर क्यूसिंग भी हैरान होती हैं और वो घबराते हुए अपने मन के अंदर कहती हैं कि क्या एक डॉक्टर आखिरकार इसकी रियल आइडेंटिटी क्या हो सकती है। सच में अगर इसके बारे में जहाँ तक सोचा जाए तो इसकी आइडेंटिटी की वजह इसके बारे में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें ही पता लगती हैं हमेशा। जिसके बाद लिन अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करता है और वो लगातार टाइप करता जाता है, लगातार 2 घंटे तक टाइप करता है। जिसके बाद लिन फाइनली 2 घंटे के बाद इस चीज को अप्रूव्ड करा लेता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने इसे डन कर ही लिया। और वैसे भी इस मैसेज को वहाँ भेजने में ज्यादा सही रहेगा जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेल यूजर हो इस चीज के लिए। इस पर क्यूसिंग कहती है कि नहीं, अगर हमें इसके इफेक्ट को ज्यादा बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि इसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ भेजना ज्यादा सही रहेगा। इस पर लिन कहता है कि ठीक है, अगर आपको जो करना है आप वो कर सकती है, मैं तो बस यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन के जाने के बाद मिस क्यूसिन बस लिन के बारे में ही सोच रही होती हैं और वो अपने मन के अंदर कहती हैं कि सच में यह पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इसके साथ ही ये काफी ज्यादा काइंड भी है और वैसे भी क्या सच में मैं इस जैसे काइंड पर्सन को कभी डिफीट भी कर पाऊंगी, आखिरकार मैं इस बारे में क्या करूँ। जिसके बाद वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है किसी रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेजाओ को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे कह रहा होता है कि दरअसल कल मीटिंग के लिए हमें बुलाया
बताया गया है। और वैसे भी जब दरअसल कीमत बढ़ती है तो हमें बॉस को इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। इस पर मिर्ज़ाओ अपने असिस्टेंट की बात को सुनकर कहते हैं कि सच में मिस रिक्सु काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट है, पर वो अपनी ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बुरी बात है और वैसे भी ये उन्हीं के दिया हुआ मौका है, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्सेज तो वेजिटेरियन नहीं होते। और इसके अलावा मुझे भी अभी भी इंतजार है उस कल की आने वाली मीटिंग का। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी मिर्ज़ाओ के फ़ोन पर किसी का फ़ोन कॉल आता है, जिस पर मिर्ज़ाओ अपनी सिगरेट को रखती हैं और फिर उस फ़ोन को रिसीव करती हैं। जिसके बाद मिर्ज़ाओ उस फ़ोन कॉल को रिसीव करने के बाद उस पर्सन से कहती हैं कि मिस रॉय, आखिरकार अब आपको हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है। जिस पर हम मिस जॉय को देखते हैं, जो कि मिस जॉय से कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पर आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो दरअसल 6 मेजर कंपनियां हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जल्दी ही जोंगहाई के अंदर जो 25 मेडिसिन है जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ पर उनके दाम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाली हैं। इस पर मिस जॉय मिस्टर जॉय को यह बात का भरोसा दिलाती हैं कि आप बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत कीजिए, और वैसे भी कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि जैसे ही उन लोगों को इस बारे में पता चले वो लोग इसके और भी ज़्यादा स्टॉक को खरीदने की कोशिश करें। और वैसे भी कीमत बढ़ने से पहले मैं कल उस मीटिंग के दौरान इस प्राइस को 289 तक जरूर पहुंचा दूंगी। इस पर वो पर्सन कहता है कि अगर आपने फाइनेंस स्टेटमेंट को अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से किया और जैसा कि आप पहले करती रही हैं वैसा भी आप इस बार रिजल्ट लाएंगी, तो मुझे यकीन है कि मैं आपको एक अच्छी पोस्ट के साथ साथ जब आप यहाँ पर लौटेंगी तब मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा इसके लिए। इस पर तुम्हें जाओ की आंखों में बस पैसा ही पैसा वाला सीन हो जाता है और उन्हें अभी से ही वह नोटों की गड्डियां दिखाई देने लगती हैं जो कि उन्हें जीतने के बाद मिलने वाली थी। जिस पर वो अपने इन सारे इमोशन को साइड रखती हैं और उनसे कहती हैं कि आपका इन सारी चीज़ों के लिए थैंक्स। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर हमें मिर्जाऊ और लिन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आमने सामने थे और ये वैसे ओल्ड वाली मिर्जाऊ हैं। जिस पर मिर्जाऊ के हाथ में जो एनवलप था वह कहती हैं कि सारी चीज़ें इसके अंदर है। लिन इतना सुनते ही उसे उनके हाथ से बहुत झटके में ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही डिटेक्टिव वाली पिक्चर वाला सीन बन जाता है और मिर्जाऊ कहती हैं लिन से कि मैं ये तुमसे अनगिनत बार कह चुकी हूँ और वैसे भी अब मुझे तुम्हें इस चीज़ के लिए सावधान करने का वक्त आ चुका है और तुम इसे मेरे लिए और भी ज़्यादा कठिन मत बनाओ। इस पर लिन कहता है कि मैंने इस बारे में पहले से ही सोच रखा है और वैसे भी ये किसी चीज़ का हिस्सा है, तो आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं उनका डिटेक्टिव वाला ड्रामा खत्म हो जाता है और वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। जिसके बाद मिर्जाऊ लिन से कहती हैं कि वैसे मैंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी की और मैंने इसका अच्छे से परीक्षण भी किया है और परीक्षण के दौरान यह चीज़ मुझे कन्फर्म हो चुकी है कि दरअसल ये सच में एक चाइनीज मेडिसिन है और आगे चलकर हम इसका फर्दर और क्लिनिक के अंदर भी परीक्षण करना चाहते हैं। और वैसे भी अगर तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए और भी कोई सवाल है। इस पर लिन कहता है मिर्जाऊ से कि मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से यकीन करता हूँ और वैसे भी मेरे पास इसके बारे में पूछने के लिए और भी कुछ नहीं है और इसके अलावा मैं इसे काफ़ी अच्छे से और संभाल कर रखूंगा। इस पर मिर्जाऊ कहते हैं कि सच में और वैसे भी अगर ये क्लिनिक ट्रायल के अंदर पास हो जाता है तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारा क्रेडिट नहीं चुराने वाली। जिस पर लिन कहता है कि तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं मिर्जाऊ। इस पर मिर्जाऊ लिन की बातों पर हंसने लगती हैं और लिन कहता है कि तो फिर अभी मेरे पास अभी थोड़ा सा काम है तो मैं अभी उसे करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मैं आपसे और भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मिर्जाऊ लिन से कहती हैं कि ठीक है तो फिर ये बात तय हो चुकी है कि हम अगली बार इस चीज़ के बारे में और अच्छे से गौर करेंगे। जिसके बाद वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मिस रिक्सू को जो कि वहाँ पर बिल्डिंग के बाहर लिन का वेट कर रही थी। जिसके बाद लिन वहाँ पर जैसे ही आता है मिस रिक्सू लिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं और वह लिन से कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था अंदर वो सारे लोग हैं और मैंने सभी चीज़ों का इंतजाम भी कर दिया है। जिस पर लिन कहता है कि तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है और वैसे भी विटनेस के तौर पर आप मेरे साथ हैं और मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड है, तो अब ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। और ये सब कहते हुए लिन अपने उसे एनवलप को दिखाने लगता है। जिसके बाद वह सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग के अंदर कन्फ्रेंस रूम का सीन जहाँ पर वह मीटिंग होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं लिन और मिस रिक्सू को जो कि दरअसल जैसे ही अंदर एंट्री लेते हैं वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग बस मिस रिक्सू की तरफ ही ध्यान देते हैं और वह कहता है कि मिस रिक्सू आखिरकार आप आ ही गई, जहाँ पर लिन की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि यह मीटिंग उसने ही अरेंज करवाई थी इसके बावजूद भी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिर्जाऊ को जो कि मिस रिक्सू के आते ही मीटिंग को स्टार्ट कर देती हैं और वह कहती है मिस रिक्सू से कि हमने बार बार इस चीज़ के बारे में शोध किया है और हमें एक ही बात पता चली है कि 60 mg पर बस 289 येंगी बनते हैं और इससे और ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता इसके प्राइस को, तो प्लीज़ हमें इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बस यही रियलिटी है और हम इस चीज़ को अब बदल नहीं सकते। तभी मिस रिक्सू इस चीज़ के लिए बस तैयार ही होने वाले थे, लेकिन लिन मिस रिक्सू को रोकता है और कहता है कि नहीं नहीं आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी चीज़ें तो अभी शुरू हुई हैं, तो आगे से मुझे इन सारी चीज़ों को संभालने दीजिए। जिस पर हम देखते हैं कि कुछ और कंपनी के लोग इस बारे में कहने लगते हैं कि मिस रिक्सू आखिरकार ये किस बारे में बातें कर रहा है और ये कहना क्या चाहता है। इस पर लिन कहता है कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो कीमत को कम नहीं कर सकती तो स्वाभाविक रूप से यही बात है कि अब हम आगे कुछ नहीं करना चाहते और हम इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं और वैसे भी इसके अलावा आगे की बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर तो मिर्जाऊ भी हैरान थी और वो अपने मन के अंदर कहती हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है। और इसके अलावा 6 सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिनकी यहाँ पर 25 सबसे बेस्ट मेडिसिन का यहाँ पर सबसे हाई प्राइस कर दिया गया है उन कंपनीज की तरफ से, और इसके अलावा अभी भी इसे उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा आखिरकार ये चाहता क्या है या फिर असलियत में यहाँ पर चल क्या रहा है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि मिर्जाओ काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से के अंदर आ जाती हैं और वो मिस रिक्शु से कहती हैं कि आखिरकार मिस रिक्शु ये सब चल क्या रहा है, और वैसे भी दुनिया भर के अंदर रॉ मटेरियल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ही हाई जाती जा रही है और इसके अलावा हमें इन्हें बनाने में मेहनत लगती है, और आप कह रही हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कहनी। आखिरकार क्या आपको नहीं पता कि आपके ऐसा करने की वजह से फ्यूचर में प्राइस और भी ज़्यादा हाई पर जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि मिर्जाओ की बातें सच में इफेक्ट डाल रही थी मिस रिक्शु के ऊपर, और मिस रिक्शु भी इन बातों से थोड़ा बहुत घबरा चुकी थी। लेकिन तभी लिन मिस रिक्शु को वहाँ पर रोकता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद लिन उसी एनवलप को टेबल पर फेंकता है और उसी के ऊपर अपने हाथ को जोर से रखते हुए उन सभी को दावे के साथ कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग तो अपने ही प्लान बनाने के अंदर बिजी थे, और वैसे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ है जिस बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चाइना अपनी खुद की ही वो मेडिसिन डेवलप कर रहा है जिसके अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं और इसके सारे के सारे मटेरियल उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से तुम्हारी मेडिसिन वर्क करती है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत भी पड़ेगी तुम्हारी मेडिसिन की, और वैसे भी अब जब तुम प्राइस घटाना नहीं चाहते तो हम भी मेडिसिन लेना नहीं चाहते, और अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो तो तुम इसके डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, और वैसे भी इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, मतलब बस इसका अब क्लिनिकल टेस्ट ही बचा हुआ है। और हम देखते हैं कि लिन की बातों को सुनकर तो वहाँ पर सारे लोग हिल चुके थे, और यहाँ पर मिर्जाओ अपने मन के अंदर कहती हैं कि क्या इतना जल्दी